नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड में राजनीतिक संकट गहरा गया है। महज 4 महीने पहले राज्य की कमान संभालने वाले मुख्यमंत्री शिरोहोजेली लीजित्सु की सरकार को उन्हीं की पार्टी नगा पीपल्स फ्रंट के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री टी.आर. ज़ेलियांग ने चुनौती दे दी है। ज़ेलियांग ने 8 जुलाई को राज्यपाल पी.बी. आचार्य को एक खत लिखकर दावा किया है कि उनके पास एनपीएफ के कुल 47 में से 34 विधायकों का समर्थन है। ज़ेलियांग ने राज्यपाल को सौंपे अपने पत्र में ये भी लिखा है कि उन्हें समर्थन देने वाले विधायकों ने मौजूदा मुख्यमंत्री लीजित्सु से आग्रह किया है कि वे इस्तीफा दे दें ताकि उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता आसान हो जाए। इसके अलावा ज़ेलियांग ने 7 निर्दलीय विधायकों के समर्थन का भी दावा किया है। इस साल फरवरी में नागालैंड में स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के फैसले का विरोध करते हुए नगा जनजाति समूहों ने हिंसक आंदोलन किया था। राज्य में व्यापक स्तर पर हुई हिंसा के बाद ज़ेलियांग ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। नागालैंड में कोई विपक्ष नहीं है क्योंकि 60 सदस्यों वाली विधानसभा में 49 विधायक एनपीएफ के हैं, जबकि 4 भाजपा के और 7 निर्दलीय हैं। इस बीच मुख्यमंत्री लीजित्सु ने अपने खिलाफ बगावत का खतरा भांपकर अपनी कैबिनेट के ही 4 मंत्रियों और 10 संसदीय सचिवों को बर्खास्त कर दिया है। इनमें 4 एनपीएफ के विधायक और 6 निर्दलीय विधायक हैं। इन सभी ने मुख्यमंत्री को हटाने की मांग की थी। इस बीच सरकार बनाने का दावा करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री ज़ेलियांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलने दिल्ली पहुंच गए हैं। वो राज्यपाल पी.बी. आचार्य से भी मिलेंगे। गौरतलब है कि राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव फरवरी 2013 में हुए थे। 2018 के शुरू में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। देश देशांतर में आज बात नागालैंड के इसी राजनीतिक संकट की कि आखिर बार बार ये राजनीतिक संकट क्यों हो रहा है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राज्यपाल अमोलक रतन कोहली, जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता रवि नायर, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी और हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं उत्तर पूर्वी राज्यों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार शुबीर भौमिक। आप सभी का स्वागत है। शुबीर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा क्योंकि आप उत्तर पूर्वी राज्यों खासकर नागालैंड की राजनीति पर खासी नज़र और पकड़ रखते हैं। ये जो 4-5 महीने के अंदर ही एक दोबारा से राजनीतिक संकट खड़ा हुआ है, इसका मूल कारण क्या है आपकी नज़र में? पहले जिस वजह से संकट हुआ था अभी उस वजह से ही संकट हो रहा है। एक तरफ तो देखा जाए तो ये एक इंटरट्राइबल प्रॉब्लम है और दूसरे तरफ देखा जाए तो ये जो एनपीएफ है इनके 3 मूल नेता हैं। एक अभी वर्तमान मुख्यमंत्री, दूसरा पूर्वी 2 मुख्यमंत्री, एक ज़ेलियांग साहब और दूसरे रियो साहब। तो इनके आपस में अब रियो साहब चाह रहे थे कि ज़ेलियांग साहब को हटा के वो मुख्यमंत्री बने, उसमें वो कामयाबी वो हासिल कर नहीं पाए तो उन्होंने लीजित्सु को आगे बढ़ा दिया। इसके चलते ज़ेलियांग जो है वो नाराज हो गए। उनको ये लगा कि ये जो महिला वाला इशू लेके जो हरकत हुआ इसमें कोई ठोस मुद्दा ये था नहीं, इसको बनाया गया और इसको उछाला गया ताकि सेंटीमेंट जो है उनके खिलाफ जाए और उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाकर ये मुख्यमंत्री दूसरा मुख्यमंत्री बना सके। तो ये बेसिकली एक क्लैश है, पर्सनालिटी क्लैश है। थोड़ा बहुत इसमें इंटरट्राइबल इक्वेशंस का भी एक हिसाब है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो सकता है इस वजह से, क्योंकि ये जो इक्वेशंस हैं ये बदलते रहते हैं। ये कुछ लेबनान में जब सिविल वॉर हुआ था उसका उस जैसा हालत है कि सवेरे आप इसके साथ हैं, पैलेस्टीनियंस के साथ फलाने का द्रुज का गुट है, रात में देखा जा रहा है कि द्रुज जो है वो दूसरे किसी मिलिशिया के साथ जा मिल रहे हैं। तो ये इंटरट्राइबल इक्वेशंस नागालैंड में पावर इक्वेशंस को मद्देनजर ये बदलते रहते हैं, इसलिए इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं यहाँ। बट पर्सनैलिटीज का जो क्लैश है, हर कोई मुख्यमंत्री बनने को चाह रहा है, 3-4 मूल दावेदार जहाँ है, ठीक है। भाजपा वहाँ एक जूनियर पार्टनर है, भाजपा वहाँ कोई कंट्रोल करने के लायक हालत में है नहीं। कंट्रोल का जो विषय है वो गवर्नर साहब के ऊपर आ जाता है। गवर्नर साहब कहाँ तक इसमें कामयाब होते हैं वो देखने वाली बात है। कोहली साहब इस पे ज्यादा चर्चा कर सकेंगे, ठीक है। गवर्नर रह चुके हैं। आप रहे, मैं कोहली साहब के पास ही जाता हूँ। कोहली साहब, आप उत्तर पूर्व में रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, ये कई राज्यों में ये राजनीतिक संकट हम आए दिन देखते रहते हैं। क्या कारण है? क्योंकि छोटी छोटी विधानसभाएं हैं, 60 सदस्यीय विधानसभा है नागालैंड। अब इसमें बात हो रही है कि साहब जिसकी तरफ
30 से ज़्यादा विधायक चले जाएंगे, वो मुख्यमंत्री का दावा पेश कर देगा। लेकिन यही मुख्यमंत्री थे 4 महीने पहले जिनको हिंसा के कारण इस्तीफ़ा देना पड़ा था। तो ऐसे में राज्यपाल के सामने विकल्प क्या हैं? वो बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए ज़िलियांग साहब को? देखिए, प्रजातंत्र में राज्यपाल का एक ही रोल है कि वहाँ सरकार होनी चाहिए और सरकार जनता के चुने हुए एमएलएस ही बनाएंगे। अब वो आपस में लड़ते हैं, क्या करते हैं, उसमें गवर्नर का कोई रोल ही नहीं है। पहले तो मैं ये बता दूं जी, वो लड़के क्या बाहर निकलना चाहते हैं उनका है हिसाब। नागालैंड में स्टेबल गवर्नमेंट थी, एससी जमीर की कई सालों तक रही थी। अब वहाँ नई लीडरशिप आना चाहती थी तो उसको हटा दिया गया, गवर्नर बना के भेज दिया गया। पहले महाराष्ट्र में, आजकल वो वहाँ पे हैं उड़ीसा में। नागालैंड का पहले मैं सोशल स्ट्रक्चर बता दूं, ये ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं जहाँ ट्राइबल चीफ जो थे बहुत स्ट्रांग होते थे, ऑल पावरफुल, और ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ हैं, विमेन को अधिकार नहीं देते थे। अब आ गया कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ सबकी इक्वालिटी मानी गई है, तो ये जब चुन गया वहाँ, लेकिन उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है बड़ा स्ट्रांग है। वहाँ विलेज डेवलपमेंट बोर्ड्स हैं वहाँ पे, और उनके जो चीफ हैं उनको सबका ध्यान रखते हैं। लेकिन क्या हो गया, जब राजनीति में ये आते हैं ऊपर के लेवल पे, ये अपना ध्यान और अपने कुछ गुर्गों का ध्यान रखते हैं। ठीक, तो ये खैरात बांटने का सिस्टम बन गया। उससे क्या होता है, इनकी एम्बिशंस बढ़ जाती हैं और उठक बैठक शुरू हो जाती है। अब आइए इसी इशू पे, ज़ेलियांग को 4 महीने पहले क्यों हटाया? अगर हिंसा हो गई तो उसका जिम्मेदारी उसकी थी। कहाँ नहीं हुई हिंसा, और स्टेटों में भी हुई है। क्या मुख्यमंत्री हटाया जाएगा? ये आपस की उनकी राइवलरी थी। अननेचुरल कंडीशन में अगर आप एक चीफ मिनिस्टर को हटाते हैं जो 2-2.5 साल पहले, 3 साल ऑलमोस्ट चल गया है, ठीक है, कोई नहीं तो अब वो अपना बदला ले रहा है जी। अब एमएलए उसके साथ है, एमएलए उसके साथ खुश है तो उसके साथ मैं आता हूँ आपके पास में। रवि नायर साहब, 4 महीने पहले जब ये हिंसा हुई थी उस वक्त भी हमने आपके साथ इसी कार्यक्रम में बातचीत की थी, लेकिन उस वक्त कारण दूसरे थे। 33% महिलाओं को आरक्षण देने के फैसले का वहाँ विरोध हो रहा था। अब ये सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है, मुख्यमंत्री ने खुद 10 अपने लोगों को बर्खास्त कर दिया है और पुराने मुख्यमंत्री साहब ने दावा ठोक दिया है। ऐसे में नागालैंड जैसे नाजुक राज्य में, जो सीमावर्ती राज्य भी है और उत्तर पूर्व का एक बहुत ही सेंसिटिव राज्य है, वहाँ इन राजनीतिक गतिविधियों का होना, क्या कहेंगे आप? सिचुएशन काफ़ी नाजुक है, न केवल नागालैंड के दृष्टि से, लेकिन पूरा उत्तर पूर्व स्टेट्स के दृष्टि से। 3 चीफ मिनिस्टर आ चुके हैं इसी सत्र में, इस 3 साल असेंबली के सत्र में। 2 स्पीकर आ चुके हैं और कोई निष्कर्ष नहीं निकला है स्टेबिलिटी का। इसमें केंद्र सरकार और राज्यपाल को तटस्थ रहना चाहिए। ये जानकारी होते हुए कि आज राज्यपाल ने एक चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार से गुवाहाटी में मिले, और अब ये लोग दोनों सब लोग दिल्ली आए हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मिलने के लिए। बहुत ज़रूरी है कि ये उनके पार्टी के संविधान के अनुसार चीफ विप जो बनते हैं वो न केवल लेजिस्लेटर पार्टी के विचार विमर्श के साथ, लेकिन पार्टी के प्रेसिडेंट और पार्टी की सहमति से बनती है चीफ विप। लेकिन चीफ विप अब इलेक्ट हो चुके हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं, एमपी हैं, और वह लेजिस्लेटिव पार्टी के मेंबर नहीं हैं। इसमें केंद्र सरकार और राज्यपाल बहुत हस्तक्षेप कर सकते हैं। सिचुएशन नाजुक है। हम चाहते हैं कि सोच समझ के ऐसा कदम उठाएं ताकि फ्रेमवर्क अग्रीमेंट जो कहा जा रहा है केंद्र सरकार के तरफ से इंच कर रहा है, वो भी न खुल जाए। साथ में यूनाइटेड ट्राइब्स काउंसिल ने हाल में ही रोंगमे ट्राइब को नागा ट्राइब्स के से बीच में से उनका नाम निकाल दिया है। इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि इसका बीजेपी ने रानी गैंडलो को बहुत बड़ी हीरोइन बनाई है। इसका असर ट्राइब्स काउंसिल के ऊपर काफ़ी पड़ा है। तो हर दृष्टि से हम लोगों को बिना सोच समझे फूंक के कदम उठाना चाहिए, नहीं तो सिचुएशन बहुत ही बिगड़ जाएगा। प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी, आप क्या कहेंगे? नागालैंड की जो ये राजनीतिक सूरत हाल है, और एक तरह से वहाँ भी जो कभी हरियाणा के बारे में मशहूर हुआ था, आया राम गया राम जैसी सूरत बन रही है।
देखो भाई, सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए, स्मॉल नीड नॉट बी ब्यूटीफुल ऑल द टाइम। ये छोटा छोटा जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं जी, इसमें बड़े प्रॉब्लम, एक सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि मिनिमम नंबर आप कर दो 100, 150, 200, पर वो संभव ना हो तो पहले हमें सोचना चाहिए एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म है। आपका जो संविधान है उसका पूरा दायरा नागालैंड में पूरा जाता नहीं है, इसीलिए जब महिला के रिजर्वेशन की बात आई, जो लोकल कस्टमरी लॉ को लेके हमने देखा जो पूरा हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो नागालैंड में नहीं हो सकता। तो इसको लेके हमें एक तो चीज़ सोचना चाहिए, जो हम कितने साल इसी प्रोसेस को बढ़ावा दे और इसी तरह एक स्थिति बना के रखा जहाँ दो इंडिया हमें नज़र आ रही है। दूसरी बात यह है, देखिए जो पूरा बात है इस वक्त एक चीज़ तो करीबन तय है, जो लोगों का जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ एक डिसजंक्शन है। लोगों के बारे में जो हम सोचते हैं, जो विकास का मुद्दा है, बाकी सारी चीज़ें हैं, और जो एक दफ़ा राजनीति परिसर में आ जाते हैं उसमें एक बहुत बड़ा एक भेद प्रभेद हो जाता है। और उधर हम यही देखते हैं, जैसे आपने बताया हरियाणा जैसा स्थिति आ रही है, इसका लिए एक तो बहुत बड़ी चीज़ है हमारी राजनीति जो संस्कृति है, उसके बारे में हमें गहरा सोचना पड़ेगा। और देखिए बारी सारी चीज़ें हैं, बॉर्डर स्टेट है, वो तो सारे खाली नागालैंड में नहीं है, बहुत सारे बाकी जगह भी है। पर हमें पहले ये तो एक सोचना चाहिए, एक राजनीतिक चेतना हमें होना चाहिए, एक नेशनल मिनिमम हम ले आएँ, और कहीं ना कहीं हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ मिनिमम हम रखें, तभी इस तरह का सिचुएशन निकल सकते हैं। ठीक है। शुबीर भौमिक साहब, अभी रवि नायर जी ने जिक्र किया फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का, और इसके अलावा जो नागालैंड की राजनीतिक सूरत हाल है उसमें वहाँ कानून व्यवस्था की भी स्थिति है और भी कई सारे मसले हैं। तो ऐसे में कि जब ये राजनीतिक अस्थिरता रहेगी, इनस्टेबिलिटी रहेगी, ऐसे में वहाँ की जो सूरत हाल है कानून व्यवस्था की, उस पर किस तरह का असर पड़ेगा? नहीं, देखिए यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये कि 60 साल से ज़्यादा चल रहा ये जो नागा विद्रोह का हिसाब है, जिसको खत्म करने के लिए बातचीत शुरू किया गया था आज से करीब 20 साल पहले, वो कामयाबी के उसमें कामयाबी अभी तक हासिल होना संभव नहीं हुआ है। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ, 2 साल बीत चुका है। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में क्या है, सांप है या हाथी है या घोड़ा है, वो अभी तक हमें पता नहीं चला है, और पता चले ऐसा भी हालत पैदा नहीं हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कॉन्फिडेंस नहीं है, और जो बातचीत कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मुइबा साहब, उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये जन समक्ष में लाया जाए। अब ये जब तक नहीं होता और जब तक नागा प्रॉब्लम का एक फाइनल सोल्यूशन, फाइनल सेटलमेंट नहीं बनता है, तब तक उत्तर पूर्व में जो अस्थिरता है उस पर, रवि ठीक कह रहे हैं, उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है और वो हालत नाजुक है। आज देखिए, आज के तारीख में हम ये समझते हैं कि सिर्फ मुइबा साहब के साथ बातचीत करके इसका हल निकलेगा, ये हम नहीं समझते हैं। दूसरे भी जो रेबल फैक्शंस हैं, खपलांग ग्रुप है, खितोवी ग्रुप है, वांगटिंग का ग्रुप है, रिफॉर्मेशन, इन सब के साथ भी बातचीत करना पड़ेगा ताकि एक मतलब ब्रॉड कंसेंसस हो जिसके आधार पर फाइनल सेटलमेंट होगा। वैसा कदम अभी तक भारत सरकार ने नहीं उठाया है। मुइबा साहब बकायदा नहीं चाहते हैं कि दूसरे फैक्शंस के साथ बातचीत हो। उनका ट्रेनिंग चाइना में हुआ था 1966 में, कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान वो चाइना में पहले नागा गेरिला ग्रुप को लेकर गए थे, 300 गेरिला। उन पर ये चाइनीज थिंकिंग का एक असर है कि एक आकाश में एक ही सूर्य बनेगा। बट भारत एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, यहाँ कंसेंसस के लेकर ही एक सोल्यूशन निकल सकता है। तो ये जब फंसा हुआ है, आज खपलांग का डेथ हो गया। खपलांग के जाने के बाद खपलांग के ग्रुप में किसी जमाने में कहा गया था कि खपलांग बर्मीज नागा, उनसे हम कैसे बात करें। अद्वानी जी ने ये मुद्दा उठाया था, सही मुद्दा है। पर आज के तारीख में खपलांग के जो चेले हैं, उनके साथ जो लोग हैं, वो सब इंडियन नागा है, तो उनको बातचीत में लाना चाहिए, उसके लिए कोशिश करना चाहिए ताकि बर्मा में वो जो मर्जी सीज फायर करें। हिंदुस्तान में जो अकॉर्ड होगा, नागा अकॉर्ड, उसमें उनका समर्थन हासिल होना जरूरी है, जैसे कि दूसरे फैक्शंस का होना है। ठीक, ये जब तक हम सेटल नहीं करते हैं तो आज कश्मीर में जो हालत है, दार्जिलिंग में जो हालत है, और जो चाइना बॉर्डर में जो हालत पैदा हो रहा है, इसके साथ मिलाकर अगर लार्जर पिक्चर हम देखें तो हम शायद हमारे दुश्मनों के लिए
यहाँ फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स का एक मौका छोड़ रहे हैं ताकि वो यहाँ आके खेल कूद कर सकें। ठीक है, ये बहुत सीरियस नेशनल सिक्योरिटी इशू है जिसको एक होलिस्टिक लेवल पर, एक सार्वत्रिक तौर पर इसका सेटलमेंट का सोचना पड़ेगा। ये नागा सेटलमेंट बहुत क्रूशियल है, बट इसमें जब तक हम हासिल नहीं कर पाते हैं, कोई तरक्की नहीं हासिल कर पाते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है ये सबके लिए है। जी आप रहे, मैं आता हूँ आपके पास में। कोहली साहब, अभी आपने सुना शब्बीर भौमिक साहब कह रहे थे, बहुत ही बुनियादी बातें उन्होंने कही और मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी दम भी है। क्या कहेंगे आप? उनका कड़वा सत्य हमें को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मिजोरम अकॉर्ड हुआ, पूरी शांति है, एक एक चीज़ वहाँ की गई, MNF ने उसको इम्प्लीमेंट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया, स्टेट गवर्नमेंट जो बाद में आई उन्होंने भी इम्प्लीमेंट किया। नागालैंड में आज तक कोई पीस अकॉर्ड जो है वो काम ही नहीं कर रहा। उसके बाद क्या है, वहाँ पैरेलल गवर्नमेंट चलती हैं, हर एक की अपनी। एक है जो सरकार जो भारत का पैसा दे के वहाँ बांटती है, और बाकी दो पैरेलल सरकारें, जैसे उन्होंने नाम दिया मुइवा और उसका खापलांग ग्रुप का, वो टैक्स वसूल करती है। तो ये वहाँ का सिस्टम है। ये बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही कि ये बैठ के इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा और डेमोक्रेसी को ट्रू सेंस में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब औरतों को बराबर राइट नहीं दोगे जब कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब वो ट्रेडिशनली लॉ तब थे जब बिल्कुल हम एक किस्म की बैकवर्ड सिचुएशन थी। आज वो बैकवर्ड है ही नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो इनको करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा कि जो देश का कानून है वो सब जगह लागू हो, उनको मनाना पड़ेगा और मानेंगे भी। और औरतें अगर आपके साथ आ गई, 50% पॉपुलेशन है, तो अपने आप जिसकी मर्जी मेजॉरिटी ले आओ। ठीक है रवि नायर साहब, जो कोहली साहब कह रहे हैं कि नागालैंड में जो पीस अकॉर्ड है वो काम ही नहीं कर रहा है, और उसी की तरफ शब्बीर ने भी इशारा किया और बहुत सारी समस्याएं बताई। आप भी वहाँ काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक जो कार्यकर्ता हैं उनको जानते हैं, मिलते हैं आप उनसे। आखिर इस समस्या का समाधान क्या है कि ये जो समझौता हुआ है इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए या दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए, क्या होना चाहिए? इस समझौता का ब्यौरा कुछ है ही नहीं। क्या इसके अंदर है? बड़े बड़े वर्ड्स जो हैं कि फ्रेमवर्क के अंदर क्या आता है, फ्रेमवर्क के बाहर क्या आता है, सॉवरेंटी क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, कोई वर्ड्स को उन्होंने, किसी ने, सरकार ने ना NSC and IM ने एक्सप्लेन किया है। तो ये बिल्कुल नॉन ट्रांसपेरेंट, ओपेक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट है जिसमें जनता को, वहाँ की भी और देश की जनता को कोई जानकारी नहीं है। अगर इस तरह का सीक्रेट एग्रीमेंट करोगे तो फिर ऊपर वाला ही जाने कि कहाँ कैसा अमल होगा। दूसरा, मैंने जैसे कि पहले कहा, केंद्र सरकार और राज्यपाल को संविधान के 10वीं अनुच्छेद के अनुसार ही काम करना चाहिए, जो एंटी डिफेक्शन वाला अनुच्छेद है, और उसमें खास सेक्शन 2 के अनुसार काम करना चाहिए। दूसरा कि अगर कोई नई सरकार बनती है जहां स्पीकर खुद ने चले गए कसरिंगा में और चीफ विप वहां पे केवल 33 लोगों के से इलेक्ट होते हैं, तो किस तरह का चीफ विप बनेंगे किसी को जानकारी नहीं है। तो 91st अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें 15% के ऊपर कोई कैबिनेट लेजिस्लेटिव पार्टी के हिस्से नहीं बन सकता है, उसको भी पालन करना चाहिए वहाँ पे। इस सब को चलते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए, जमहूरियत के खामियां को भरने के लिए ज़्यादा जमहूरियत चाहिए, न कि कम। तो दोबारा इलेक्शन किया जाए, इसी से पता लग जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी किसके पास समर्थन है। ये आया राम गया राम खरीदना और बिक्री करने का जो सौदा है, ये बंद हो जाएगा। ठीक है सुब्रत मुखर्जी साहब, अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, वो उपचुनाव लड़ने वाले थे, उनके बेटे ने उनके लिए सीट खाली की है। ऐसे में अब उनके साथ में बहुमत नहीं रह गया है लीजित्सु साहब के, जैसा कि खबरें आ रही हैं, और जेलियांग साहब ने दावा भी किया है। विधायक काजीरंगा पार्क में रखे जा रहे हैं और ख़रीद फरोख्त भी हो रही होगी। लेकिन ऐसे में कि अब जब साल भर बचा है विधानसभा का कार्यकाल, 18 में चुनाव होने हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा, जैसा रवि नायर साहब कह रहे हैं, कि अभी ये विधानसभा भंग कर दी जाए, नए चुनाव कराए जाएं, या ये कि ये जो एक प्रपंच किया जा रहा है नई सरकार बनाने के लिए, उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए? देखिए, कम से कम एक चीज़ तो कर ही सकते हैं राज्यपाल की, जो बम्बई जजमेंट जो है उसके अनुसार चलें, फिर भी काफ़ी चीज़ हो सकता है। पर देखिए, जो अकॉर्ड की बात हो रही है, इतना आसान काम नहीं है। एक ग्रेटर नागालैंड का डिमांड है,
और देखिए मिज़ोरम के जो समस्या था उससे नागालैंड का समस्या थोड़ा अलग है, क्योंकि इधर आपका जो मणिपुर का समस्या है वो बहुत गंभीर है। तो ये जो सीक्रेसी है ये तो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है अभी भी अकॉर्ड होने में बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें पहले तो सब कुछ अपना घर संभालना है, ये पहले हम लोगों को देखना है। पहले उधर एक सरकार ठीक ठाक बन जाए, उसके बाद वो ना चले तो हम दोबारा चुनाव का बात सोच सकते हैं। क्योंकि देखिए जो ट्राइबल सोसाइटी है हमारी, जो एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म में है, उसको आपको बहुत सोच समझ के धीरे धीरे चलना चाहिए। और तब उसमें जो पूरा जो केंद्र सरकार है, जो राज्यपाल है, इनको भी बड़ा डेलिकेट सिचुएशन है। वो सब सुन के, सब तरह सोच के कम से कम ये देखें कि एक सरकार बन जाए। ठीक है शुबीर भौमिक साहब, अभी जैसा प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि राज्यपाल के सामने बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि मुंबई केस के बाद मेजॉरिटी टेस्ट जो है, बहुमत का फैसला फ्लोर पे होना चाहिए। तो क्या अगर ऐसा होता है, राज्यपाल मौजूदा मुख्यमंत्री को अपना बहुमत साबित करने का मौका देते हैं, तो ज़ेलियांग साहब का जो ये दावा है कि उनके साथ 41 विधायक हैं, वो साबित कर पाएंगे? बहुत संक्षेप में। ये कहना मुश्किल है, क्योंकि नागालैंड में इस तरह के हालत हम पहले देख चुके हैं। रिपोर्टर के तौर पर वहां इस तरह के क्राइसिस हम कवर भी कर चुके हैं। उसमें ये जाहिर हो जाता है कि 1 घंटे पहले इसके पक्ष में ज्यादा लोग थे, 1 घंटे बाद में कुछ हिसाब किताब हुआ, कुछ पैसों का बंटवारा हुआ, तो हालत बदल जाता है। और सिर्फ पैसा नहीं, दूसरे भी एडवांटेजेस की जिक्र होती है कि साहब आपको मिनिस्टर बना देंगे, आपको चेयरमैन बना देंगे, तो आपका समर्थन आ जाता है। ये सिचुएशन हर वक्त बहुत फ्लूइड रहता है, इसलिए कहना ये मुश्किल कि आज के तारीख में इस वक्त अगर हम फ्लोर टेस्ट करवाएं तो वो किसके पक्ष में जाएगा। ये जरूर है, और हम सुब्रत मुखर्जी से एक सहमत हैं कि ये फ्लोर में ही होना चाहिए। There has to be some time, एक वक्त कि हाँ अब होगा ये टेस्ट, यहाँ होना चाहिए। इसमें एक दूसरी बात में मैं इसका जिक्र करना चाहता हूं कि भारत सरकार को एक टाइम फ्रेम के ऊपर आना पड़ेगा कि ये 20 साल से बातचीत चल रहा है, ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। कोहली साहब ने सही कहा कि एमएनएफ के साथ बातचीत हुआ, काफी वक्त लगा, बट फाइनली वो एक सेटलमेंट के जगह में हुआ। इसलिए हुआ कि भारत सरकार ने एमएनएफ को डिवाइड नहीं किया था, या फिर वो डिवाइड हुआ भी नहीं था। नागालैंड में, मिजोरम में लोग सब लालडेंगा के पीछे थे, इसलिए जब अकॉर्ड हुआ तो एमएनएफ ने अकॉर्ड को इंप्लीमेंट किया। बाद में स्प्लिट वगैरह हुआ, वो दूसरी बात है। बट ये नागा मूवमेंट जो अंडरग्राउंड मूवमेंट इतना डिवाइडेड है, यहाँ जब तक एक मिनिमम कंसेंसस हम क्रिएट नहीं कर पाते हैं। शुक्रिया सुबीर भौमिक साहब। एयर कोहली साहब, आप चूँकि गवर्नर रहे, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा संक्षेप में कि राज्यपाल के समक्ष अब क्या विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं? राज्यपाल की एक ही ऑप्शन है कि विधानसभा का सत्र बुलवाए और प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर को बोलो अपनी ही शुड प्रूव इज मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अगर वो हार जाता है तो जाएगा, दूसरा नया नेता चुनेंगे, ये उनका हक है। अब आपको विधानसभा भंग करने की वो तभी होगी अगर वहाँ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसमें मज़ेदार बात यह है कि दोनों जो गुट हैं वो एनडीए में शामिल हैं, और अभी वो आए हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी मिलने के लिए। तो इसका क्या मतलब है? क्या यहाँ से कुछ मदद, एडवाइस मांग सकते हैं? इससे ज़्यादा केंद्र का रोल नहीं है, ये वहाँ के एमएलए का अधिकार है और वही तय करेंगे। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंस्ट्रक्शन देती है तो गलत होगा। मैं बड़ा ब्लंटली कह रहा हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? केंद्र का बहुत अहम रोल है। 17 तारीख को राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। एमएलए के वहाँ पे वोट बहुत कीमती हैं और गिने जाएंगे। स्पीकर तटस्थ नहीं है, एक गुट के साथ है। चीफ विप असेंबली के परिसर में इलेक्ट नहीं हुआ है, किसी रिजॉर्ट में आसाम में इलेक्ट हुए हैं। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो केवल मुंबई वाले जजमेंट्स के हिसाब से नहीं, उससे आगे बढ़ के हमको देखना पड़ेगा। दूसरा क्या करना चाहिए? दूसरा बहुत अहमियत है कि यूनाइटेड ट्राइब्स काउंसिल के बिना विचार विमर्श किए हुए नहीं हो सकता है। हमने देखा कि कैसे अर्बन बोर्ड्स को के इलेक्शन को उन्होंने कैंसिल किया था, क्योंकि तो क्या आप जनता के समक्ष इस तरह से जा पाएंगे 91st अमेंडमेंट को लेते हुए कि कितने लोगों को बनाएंगे आप मिनिस्टर? ये सब क्वेश्चंस में इलेक्शन ही बेहतर उपाय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि नायर साहब, प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी, एआर कोहली साहब और
शुबीर भौमिक साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नागालैंड में जो हालात हैं वो अभी काफ़ी राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है और उस जैसे संवेदनशील राज्य में जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों का एक अहम राज्य है, वहाँ स्थिरता का होना, राजनीतिक रूप से और कानून व्यवस्था का सुचारू रूप से काम करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में नागालैंड की राजनीतिक समस्या जल्द दूर होगी। इसी के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।